क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 करते टाइम समझाया था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल नंबर 2 से रिलेट करता है, उसी प्रकार ये है। इसको देखते हैं क्या है। तो ये दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं जो कि जिनके लिए कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो आपको शो करना है देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम जितने भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं उनमें टू ट्राइंगल्स लेते हैं, टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू और यहां पे ले लेते हैं ए, और ऐसे ही दूसरा वाला इसमें बी यहां पर लेते हैं, बाकी एम एन यहां पर लेते हैं, और ये बताते हैं कि ये क्यू पर राइट एंगल है और ये एन पर राइट एंगल है। अब इनसे हम वो कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। जब हम दो ऐसे ट्राइंगल लेते हैं तो इनकी साइडों के रेशो हम इक्वल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हम इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करते हैं, सिमिलर प्रूफ करने के लिए चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम 6.4 यही है कि यदि दो ट्राइंगलों की साइडों के रेशो इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यदि हम इनकी साइडों के रेशो इक्वल प्रूफ कर दें तो एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमें दे रखा है हम उससे स्टार्ट करते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि इसकी साइडों के रेशो इक्वल आ जाए। तो किस प्रकार आते हैं देखिए, हम सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट अस टू राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू एंड एंगल एन। दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो कि एंगल Q और N पर राइट एंगल है। उनमें क्या करते हैं हम, उनमें ये दिया हुआ है हमारे पास गिवन है कि जो cos A है वो इक्वल है cos B के। अब हम पहले वाले ट्राइंगल से cos A की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले ट्राइंगल से cos B की वैल्यू निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज क्या है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एंगल Q जो कि राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, और जो एंगल A है एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज एंगल A की बात फिगर में कर रहे हैं। इसके साथ वाली साइड बेस होगी। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसमें होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। तो यदि हम देखें cos A के लिए, cos A इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर मोले में cos A की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और फिगर से देखा जाए तो बेस होगा यहां पर QA अपॉन हाइपोटेन्यूस आपके पास होगा PA। इसी प्रकार यदि cos B की बात करी जाए दूसरे वाले ट्राइंगल से तो cos B क्या होगा, वो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होगा, लेकिन दूसरे वाले ट्राइंगल में जो बेस होगा वो NB होगा और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो MB होगा। क्योंकि हमें पता है यहां से cos A बराबर cos B है तो इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। cos A इक्वल टू है cos B के, तो यहां पर जो QA अपॉन PA है वो इक्वल होगा NB अपॉन NB। अब हम यदि इन्हें गौर से देखें तो ये ट्राइंगल की टू साइड्स हैं। यदि मैं इसे लिखना चाहता हूं थोड़ा सा और बढ़ा के तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इधर ले जाएं और इसको अपॉन में इधर ले आए। तो ये जो आएगा वो QA अपॉन NB आएगा, इक्वल आएगा PA अपॉन NB। हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पहली वाले ट्राइंगल का बेस QA
का रेशो दूसरे वाले ट्राइंगल के बेस एंड बी के साथ, इसका बेस का रेशो इसके बेस के साथ, इसका बेस का रेशो इसके बेस का हाइपोटेनियस का रेशो इसके हाइपोटेनियस के साथ। अब हमारे पास ये आ चुका है कि इसका जो बेस है और जो इसका बेस है उसका रेशो इसके हाइपोटेनियस और इसके हाइपोटेनियस के रेशो के इक्वल है, ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमारा जो साइड यूज हो चुकी है उनको देखते हुए जो साइड यूज नहीं हुई है उसको लेते हैं। तो यहां पर हमारा बेस भी यूज हुआ है और हाइपोटेनियस भी यूज हुआ है, बेस भी यूज हुआ है, हाइपोटेनियस भी यूज हुआ है। यूज क्या नहीं हुआ है, तो यूज हमारा परपेंडिकुलर दोनों फिगरों में यूज नहीं किया गया है। यदि हम ये निकाल दें कि दोनों ट्रायंगलों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने के बाद में दोनों ट्रायंगलों के एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही एंगल इक्वल हो जाते हैं सिमिलर होने पर। तो हम मान लेते हैं कि तीसरी साइड है वो के है वो इक्वल है, हम ऐसा कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाकर यहीं पे छोड़ते हैं। अब करते क्या है कि अब हम फिगर नंबर 1 से, जो ट्रायंगल हमारा 1 है उससे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लिया गया है, ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल से भी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। तो इन फिगर इन ट्रायंगल PQA में, PQA में क्या लिखेंगे, PQA में हम जानते हैं वी नो दैट, क्योंकि हमको यहां पर परपेंडिकुलर निकालना, जब भी साइड निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। यहां पर जो फर्स्ट फिगर के लिए हाइपोटेनियस है वो PA है, तो PA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको निकालनी है, और परपेंडिकुलर जो होगा हमारे लिए वो PQ होगा, प्लस बेस जो है हमारे लिए वो क्या है QA है, तो QA का भी स्क्वायर। क्योंकि हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपने ही स्थान पर रहेगा, इसको इधर ले आएंगे, तो PQ का स्क्वायर ये कहीं नहीं गया है, ये भी अपने ही स्थान पर है, ये भी कहीं नहीं गया है, हम लेकर जो गए हैं इस वैल्यू को इधर ले गए हैं तो इसका साइन चेंज हुआ है, और इसको इधर ले गए हैं तो इसमें से ये घटा है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने Q को। यदि हम PQ की बात करें तो जो PQ आएगा वो अंडर द रूट में आएगा PA का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इसी प्रकार यदि हम सिमिलरली देखें, सिमिलरली ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में MNB में यदि सिमिलरली देखें तो इसमें भी हमको परपेंडिकुलर निकालना है। उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर जो था वो PQ था, यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा वो MN होगा, और MN की जो वैल्यू आएगी अंडर द रूट के अंदर ही आएगी। क्या आएगी, यहां पर जो हाइपोटेनियस है PA उसका स्क्वायर है, तो यहां पर भी हाइपोटेनियस का ही स्क्वायर MB का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या है, यहां पर इनका बेस है QA, तो हम भी यहां पर भी बेस लेंगे NB और उसका स्क्वायर। तो सिमिलरली हमने देखा कि दूसरे वाले ट्रायंगल से जो परपेंडिकुलर वो आ रहा है MN इक्वल टू अंडर द रूट MB का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर आ रहा है। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 मानी, क्योंकि हमें पता है कि इनकी साइडों पे रेशो चाहिए, परपेंडिकुलरों पे रेशो चाहिए। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, जिससे कि हमारे पास इनका रेशो आ जाए। हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड क्या है PQ, इक्वेशन थर्ड क्या है MN इक्वल टू ऊपर जो है PQ की वैल्यू क्या है PA का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर, ऐसे ही नीचे क्या है अंडर द रूट MB
का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। यदि आप देखें तो यदि आप इस वैल्यू को k लिया है, इधर वाली वैल्यू को k लिया है, तो k हमने इसके इक्वल मान रखा है, तो ये दोनों का रेशो भी इसके इक्वल आ जाएगा और दोनों ट्रायंगल यहां पर सिमिलर हो जाएंगे। तो इनको k लाने के लिए हम करते क्या है, करते ये है कि ये दोनों वैल्यू कटनी चाहिए और यहां पर k बनना चाहिए। तो क्या करते हैं कि जो ऊपरले वाली ये इक्वेशन लिखी हुई है ये, इसमें हम इन वैल्यूओं को इन टर्मों में निकालते हैं। पी ए की वैल्यू टर्म में निकालेंगे एम बी की, और क्यू ए की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे एन बी की टर्म में। कैसे निकालेंगे, तो वापिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर जब आते हैं तो हम पहले वाले पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यदि हम फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेते हैं, तीनों बराबर हैं, तो क्यू ए अपॉन में एन बी इक्वल टू आता है k। और यहां से यदि देखें तो ये डिवाइड में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्यू ए की जो वैल्यू आएगी वो के एन बी आएगी पहले वाले से और तीसरे वाले से। अब पहले और थर्ड, सॉरी सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड और थर्ड में क्या है, पी ए अपॉन एम बी फिजिकल टू के। और फिर से इसे देखें तो जो पी ए की वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी के एम बी। अब ये वैल्यू हम फिर से इसमें पुट करते हैं और पुट करने के बाद में हम क्या है, वैल्यू को निकालते हैं कि के इक्वल है। कैसे, यहां पर पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास, पी क्यू अपॉन एम एन इजकल टू अंडर द रूट, हमारे पास पी ए की वैल्यू क्या है, के एम बी, और इसका स्क्वायर, क्योंकि पी ए का स्क्वायर है, माइनस क्यू ए का स्क्वायर, तो क्यू ए की वैल्यू क्या है, के एन बी का स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट, जो वैल्यू है वही एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। अब चलते हैं पी क्यू अपॉन एम एन इजकल टू, क्योंकि के स्क्वायर है, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर में है तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में जो बचेगा अंडर द रूट, वह तो जो दे रखा है वही है एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। अब हम यहां पर देखते हैं कि पी क्यू अपॉन एम एन इजकल टू के स्क्वायर को यदि ब्रैकेट रूट के बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट के, तो ये के में बाहर आएगा, और ऊपर जो बना हुआ है वो बना हुआ है एम बी का स्क्वायर माइनस के एन बी का स्क्वायर। ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज नीचे एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर। आप देखते हैं दोनों रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। आपको निकल आता है पी क्यू अपॉन एम एन इजकल टू के, जो कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि के की वैल्यू यहां पर इतनी है, तो आपको ये मिलता है, देयरफॉर क्या मिलता है, क्यू ए अपॉन एन बी इजकल टू पी ए अपॉन एम बी इजकल टू के की वैल्यू पी क्यू अपॉन एम। अब आप ये देखते हैं कि यहां पर इन दोनों ट्रायंगलों की सभी साइडों के रेशो इक्वल हैं, तब ये दोनों ट्रायंगल थ्योरम नंबर 6.4 से सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एंगल ए इजकल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। यदि और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करें।